लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा अधिनियम है 1935 का अधिनियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और एक देखेंगे साइमन आयोग के बारे में, ठीक है। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ उसी को मैं पढ़ा देता हूँ। अभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स की तरह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है साइमन आयोग। साइमन आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह साइमन नाम के व्यक्ति ने इसे लेकर आया था। यह कब आया था? तो नवंबर 1927 में आया था। और नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही यह आ गया था भारत की स्थिति का पता लगाने। यानी यह बात क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए 1919 में क्या किया गया था, एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी और कहा गया था कि यह अपनी रिपोर्ट 10 वर्ष बाद सौंपेगा। यानी कि 1929 में अपना रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन यह 2 वर्ष पहले ही यानी नवंबर 1927 में ही आ जाता है। किस लिए आता है? भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। और किसके नेतृत्व में आया था? तो पहले मैंने बता दिया है कि साइमन के नेतृत्व में आया था। इसका बहिष्कार होता है। बहुत से लोगों ने इसका क्या किया, इसका बहिष्कार किया, यानी लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया इसका विरोध? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। कैसे थे? तो ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। और कैसे विरोध हुआ इसका? तो इसका विरोध और ऐसे हुआ कि 1930 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया और कहा कि द्वैध शासन प्रणाली हो गया, राज्य में सरकारों का विस्तार हो गया, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना की बात किया और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा। सबसे मेन बात तो यही है कि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को भी जारी रखा, जैसा कि पहले से ही चलता आ रहा है कि 1909 में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था, 1919 में किसके लिए? तो 1919 में सिख के लिए, ईसाई के लिए और आंग्ल भारतीय के लिए भी अलग व्यवस्था। तो इस तरह इसने क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को भी जारी रखा। कहा कि द्वैध शासन प्रणाली भी जारी रहेगा, राज्य में सरकारों का विस्तार भी रहेगा। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की बात करता है, इसलिए इसका और भी बहिष्कार हुआ। और कहा इसने कहा कि ब्रिटिश भारत में क्या करो कि भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के साथ क्या करो, 3 गोलमेज सम्मेलन करो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते हैं डेडिकेशन के साथ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करता है ब्रिटिश सरकार। फिर क्या होता है कि इनके चर्चा के आधार पर, यानी सम्मेलन के चर्चा के आधार पर क्या कहा गया कि एक संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। मतलब संवैधानिक सुधार के लिए नहीं, संवैधानिक सुधार के लिए, बदलाव के लिए क्या किया गया कि एक व्हाइट पत्र तैयार किया गया, यानी कि एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया। और इस व्हाइट पेपर को कहाँ पेश किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष। एक समिति होता था संयुक्त प्रवर समिति, उसके समक्ष पेश किया गया। जैसे कि आपको पता है कि समिति किस लिए होता है? जांच करता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस समिति ने क्या किया कि सिफारिश को कुछ संशोधन के साथ, मैंने कुछ बदलाव किया, कुछ संशोधन किया और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया। हम देखेंगे आज की वीडियो में देखेंगे कि 1935 का अधिनियम क्या था, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया कि मतलब साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा बुक को, तभी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ऐसे देखने से थोड़ी कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या हुआ कि एक सांप्रदायिक अवार्ड की भी घोषणा कर दी गई। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा क्या था? तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर, यानी जो अल्पसंख्यक कौन होता है, जो कम संख्या में होता है, उसके प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे हम क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड कहते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस अवार्ड ने क्या किया? तो इस अवार्ड ने ना सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, बल्कि अब क्या किया कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि पहले से विरोध चलता रहा है कि 1909 में भी मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन, फिर आंग्ल भारतीयों के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई के लिए 1919 में, ऐसे करते करते अब मतलब दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यथित हुए, गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अवार्ड में संशोधन के लिए क्या किया, गांधी जी ने पूना एरवादा जेल में क्या कर दिए कि गांधी जी अब अनशन पर बैठ गए। गांधी जी एरवादा जेल में पूना के कि अनशन पर बैठ गए। और इस तरह क्या हुआ कि कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। समझौता होगा ही भाई, क्योंकि दलित के लिए, दलित चाहेगा कि हमको अलग निर्वाचन व्यवस्था मिले, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि अलग निर्वाचन व्यवस्था मिले, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच समझौता हुआ। आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, जाकर सर्च कीजिएगा पूना समझौता क्या था।
और मैं यहाँ पर जितना दिया है लक्ष्मीकांत में उतना ही बताता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस समझौते में क्या कहा गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, यानी हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया संयुक्त रूप से। लेकिन दलितों के लिए क्या किया गया, कुछ स्थान मतलब आरक्षित कर दिया, कुछ स्थान दे दिया गया खुश करने के लिए उन लोगों को, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, दलितों के लिए। सीधा सिंपल पूछेगा सांप्रदायिक अवार्ड किसके लिए, तो दलित निर्वाचन के लिए, अलग निर्वाचन की बात करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो था तो भारत शासन अधिनियम 1935। यह सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसने क्या किया, यह अधिनियम क्या किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की बात करता है। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें टोटल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। ये बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज था। इसकी विशेषता की अगर बात करें, इसकी विशेषता की, तो इसने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया और जिससे क्या हुआ कि राज्य और रियासत एक इकाई की तरह माना गया, ठीक। इसने और क्या किया कि इसने 3 सूची नया बना दिया कि संघ सूची बना दिया गया जिसमें 59 विषय, राज्य सूची बनाया गया जिसमें 54 विषय, समवर्ती सूची बना दिया जिसमें 36 विषय। इसको याद न रखिएगा कि 59 कितने विषय, 54, 59, 36, ये कन्फ्यूजन होगा। वर्तमान को आप याद रखिएगा और कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में संघ सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अधिनियम में लाया गया, तो वो 1935 का अधिनियम था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, यानी कि संघ सूची के लिए अलग विषय, राज्य सूची के अलग, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होता है जिस पर केंद्र और संघ दोनों का मतलब कानून बनाया जा सकता है, ठीक है, दोनों का विषय होता है, उसी को तो समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा हो गया, शक्तियों का क्या हुआ, बंटवारा हो गया। और अगर बात करें अपशिष्ट शक्तियाँ की, तो अपशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। अपशिष्ट शक्ति किसको, तो वायसराय को दे दी गई। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं है, यानी कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसमें देशी रियासत इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। देशी रियासत इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। और क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हुआ कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पर, प्रांत में। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्ता आरंभ कर दी गई, यानी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्ता प्रारंभ कर दी गई, यानी सुबह आरंभ कर दिया गया, ठीक है। और राज्य को क्या कहा गया कि राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से पृथक क्षेत्र में शासन का अधिकार दे दिया गया। और इस अधिनियम ने क्या किया कि राज्य में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखा कि प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो गया, प्रांतीय स्वायत्ता मिल गया, क्या मिल गया, प्रांतीय स्वायत्तता मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ कि राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए क्या किया गया कि उत्तरदायी मंत्रियों परिषद की सलाह पर ही काम करना था। किसको, गवर्नर को उत्तरदायी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना था। और यह व्यवस्था 1937 से चलती रही, 1939 में समाप्त हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इसने क्या किया कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, बल्कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइए कि प्रांत में समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हुआ था। और इसने कहा कि परिणामतः हम संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में क्या करेंगे, विभक्त करना पड़ा। लेकिन यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हुआ। यह जो विभक्त का प्रावधान है कि स्थानांतरित और आरक्षित विषय का, तो यह कभी भी लागू नहीं हुआ, ठीक। याद कीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय 1919 के अधिनियम में, ठीक है। आप लोग जरूर जाकर देखिए उस वीडियो को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हुआ, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ 4 नंबर में अगर बात करें तो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ कर दिया गया, जैसे कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गया, ठीक है। 6 में, 11 राज्यों में से 6 में, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद बनाया गया, यानी विधानसभा और विधान परिषद बनाया गया, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी था, ऐसा नहीं कि उनको पूर्ण आज़ादी दे दिया गया, ठीक। और अगर 5वां नंबर की बात करें तो दलित के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया, जैसे कि सब लोग करते आ रहे हैं। इसने भी क्या किया कि दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए भी अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया, ठीक। अगर 6 नंबर की बात करें तो इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा जो स्थापित किया गया था भारत परिषद को, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद को समाप्त करने वाला अधिनियम अगर पूछे आपसे तो वह कौन सा था, तो वह 1935 का अधिनियम था, भारत परिषद को समाप्त कर दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि इसने मताधिकार का विस्तार किया, यानी वोट देने का अधिकार को विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या अब वोट दे सकती थी, यानी 10% लोग अब वोट देने का अधिकार मिल गया 10% लोगों को, ठीक है। तो इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसके अंतर्गत और क्या हुआ कि देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा? तो 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ था, याद रहेगा आप लोग को शायद, ठीक है। तो यहाँ से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि यहाँ पर ना केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। और यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। यानी संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना, प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, यहाँ से तीनों आयोग की स्थापना। पूछेगा कि किस अधिनियम द्वारा केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना होती है, तो वो 1935 था, ठीक। इसके बाद संघीय न्यायालय की भी स्थापना, एक न्यायालय भी यानी कोर्ट भी बनाया जाता है, संघीय न्यायालय 1937 में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं 1935 के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, फिर संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना होती है। फिर अगर बात करें तो यहाँ से रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। फिर अगर बात करें तो मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिल गया। फिर अगर इसको समराइज करें तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। फिर अगर बात करें तो दलित जाति, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए भी सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। फिर अगर हम बात करें तो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जैसे कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में क्या हुआ कि विधान परिषद, द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गया, ठीक। इस तरह अगर और बात करें तो हम बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हो गया, और जबकि क्या हुआ कि प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को परिषद, राज्यों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना मिल गया, और गवर्नर जनरल को परिषद में उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ से संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची बनाया गया। और बात करें तो अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना यहाँ से कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा मतलब 1935 का अधिनियम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।